Okay, so in today's class, we will study about force, or you can also say that Coulomb force or इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, सो आज की क्लास में हमें यही टॉपिक डिस्कस करना है कि कूलम फोर्स होता क्या है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है बेसिकली। सो कूलम फोर्स बेसिकली होता क्या है कि जैसे एज्यूम करते हैं कि वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस, one charge is this having charge q1, second charge is this having charge q2, and let us take the distance between the two charges given by this r. Okay, so we have 2 point charges. Point charge basically हम उसको बोलते हैं जिसका साइज़ in comparison to its surroundings काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है। ठीक है ना, जैसे कि नॉर्मली हम एक पेपर पे अगर एक हमने सिंपल सा पॉइंट बना दिया तो इस पेपर के साइज़ के रिस्पेक्ट में अगर हम इस पॉइंट का साइज़ देखें तो वो काफ़ी स्मॉल है, तो इसको हम पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। तो सिमिलरली पॉइंट चार्ज का मतलब यही होता है कि व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द चार्जेस एग्जिस्टिंग इन इट्स सराउंडिंग्स। You can say it like that to understand. Okay, so q1 and q2, this and this are 2 point charges and r is the distance of separation between them. Okay, so electrostatic force या कूलम फोर्स बेसिकली होता क्या है कि जैसे हमने चार्जेस की प्रॉपर्टी में स्टडी किया था, चार्ज की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है कि जो लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस जो होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। तो बेसिकली ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है ये एक टाइप का फोर्स है। इसी फोर्स को हम कूलम फोर्स बोलते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना, इसी अट्रैक्शन और रिपल्शन को कूलम फोर्स के फॉर्मूले की हेल्प से हम बेसिकली उसी अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है F, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा और ये अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव की नेचर तो हमें पता लग जाती है अगर दोनों लाइक हैं, सॉरी लाइक चार्जेस विल रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट। ओके, हाँ, सो अगर इन दोनों के चार्जेस की नेचर जो है वो एक जैसी है तो दे विल रिपेल ईच अदर। अब किस मैग्नीट्यूड से रिपेल करेंगे वो हम इस फोर्स से कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर अनलाइक हैं तो किस मैग्नीट्यूड से अट्रैक्ट करेंगे वो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। तो बेसिकली कूलम्स लॉ इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे कूलम्स लॉ का। ठीक है, और कूलम्स लॉ बेसिकली क्या होता है, कूलम्स लॉ सेज दैट कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वेदर दे आर लाइक और अनलाइक इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। ओके, हमने Q1 एंड Q2 2 पॉइंट चार्जेस लिए थे, R उनके बीच का डिस्टेंस था। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस is directly proportional to product of the two charges Q1 and Q2 and inversely proportional to square of the distance between the two charge। ठीक है, इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ योर R, उसका स्क्वायर होगा, उसके इन्वर्स का स्क्वायर होगा। ठीक, इसी वजह से दिस लॉ इज़ ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू कि कूलम्स लॉ जो है एक टाइप का इन्वर्स स्क्वायर लॉ है जिसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है बिटवीन द टू चार्जेस वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस के। दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, अब अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस को मैं कंबाइन कर दूँ, इसको और इसको, तो आफ्टर कंबाइनिंग वी विल गेट Q1 Q2 by r square. So we will get this expression if we combine the above two expressions marked in green color. ठीक,
तो दिस इज़ योर प्रोपोर्शनल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम रिप्लेस करते हैं एक कांस्टेंट से, एंड दैट कांस्टेंट इज़, लेट अस टेक के इज़ कॉल्ड योर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो के सिंपल से एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है एंड नथिंग एल्स। ठीक, अब बेसिकली होता क्या है कि इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जो वैल्यूज़ है, एक क्वेश्चन ये हमेशा माइंड में आता है लोगों के कि ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू डिसाइड कैसे होती है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो चार्जेस थे और इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड हमें पता होता है, ठीक है ना। Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड कितना है ये हमें पता है, और हम इनके बीच की डिस्टेंस भी हमें पता होती है। तो Q1 Q2 एंड R इज़ नोन। ठीक, हम ये बेसिकली पहले कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं कि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कितना है। तो ये हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। हमें F भी पता लग जाता है। तो जब Q1 पता है, Q2 पता है, R पता है, F पता है, सब कुछ पता है, तो इन सारी वैल्यूज़ को हम उठा करके इस इक्वेशन में पुट करके और इस K की वैल्यू डिटरमिन कर लेते हैं। तो थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन वी हैव ऑब्टेन्ड दैट K इज़ इक्वेलेंट टू 9 क्रॉस 10 रेज़ टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, गिवन दैट ये सारा कुछ SI यूनिट में होना चाहिए, तो K की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है, और कैसे एक्सपेरिमेंट से हम डिटरमिन करते हैं वो मैंने बताया। ठीक है ना, इस एक्सपेरिमेंट की कम से कम हम 10-15 रीडिंग ले करके और K की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ यहाँ पे निकल करके आती है, जो कि ऑलवेज़ कांस्टेंट रहती है। इसी वजह से हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है, सो दैट कि हमें जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिल रही है और जो थ्योरेटिकल वैल्यू मिल रही है उसको बैलेंस करने के लिए हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। तो K इक्वल्स टू 9 × 10 रेज़ टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हमारा आ गया। दिस K इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज 1/4 पाई एप्साइलन नॉट। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एप्साइलन नॉट, या एप्साइलन ज़ीरो हम इसको कह सकते हैं, और ये बेसिकली कांस्टेंट होता है, और दिस इज़ कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस, या फिर हम इसको सिंपल से वैक्यूम भी बोल सकते हैं, और वी कैन ऑल्सो यूज़ एयर। तो इन सारे केसेस में हम एप्साइलन नॉट यूज़ करेंगे। अच्छा, इस एप्साइलन नॉट की भी एक कांस्टेंट वैल्यू है 8.85 × 10 रेज़ टू दी पावर -12, और इसकी यूनिट भी है, यूनिट में हम लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट है। यूनिट भी याद रखनी ज़रूरी है, बिकॉज ये समटाइम्स कॉम्पिटिशन्स में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एप्साइलन नॉट। कॉम्पिटिशन्स मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट IIT और JEE। मोस्टली क्या होता है कि कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू गिवन होती हैं, तो दैट इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बट वेयर द कॉन्स्टेंट्स आर नॉट गिवन, okay, so you should know that the value of the unit of epsilon naught is this. Okay, this will also help you in determining its dimensions. ठीक है, तो that is your epsilon naught, permittivity of free space in vacuum और in air, हम कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ ये पता चलती है कि 1/4 पाई एप्साइलन नॉट इज़ एक्चुअली इक्वेलेंट टू दिस कूलम स्क्वायर, सॉरी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज़ ऑल्सो इक्वेलेंट टू दिस। तो अगर इस चीज़ का हम यूज़ करें तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ निकल करके आता है वो हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जो कि हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं। और वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस 9 × 10 रेज़ टू दी पावर 9 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैलकुलेट करने के लिए वी जस्ट
need Q1, Q2 and R square. This is an important formula from numerical point of view. एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर Q1 और Q2 like charges हैं, if Q1 and Q2 are like, तो F रिपल्सिव होगा दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर Q1 एंड Q2 अनलाइक हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, देन इन दैट केस F अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव का मतलब यही है, जैसे ये दो चार्जेस थे हमारे पास Q1 एंड Q2, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हमने ऐसे जोड़ रखा है लाइन से। अब अगर दोनों लाइक हैं तो रिपेल करेंगे। रिपेल करने का मतलब है कि दिस Q1 चार्ज विल रिपेल Q2 टूवर्ड्स दिस साइड एंड Q2 चार्ज विल रिपेल Q1 टूवर्ड्स दिस साइड। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल रिमेन सेम। तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज बिकॉज ऑफ 1, और इसको हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बिकॉज ऑफ 2। और जनरली क्या होता है कि ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होते हैं ऑलवेज। ठीक है, तो वो मैग्नीट्यूड हम कूलम्स लॉ के एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आती है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म, जिसको हम कह सकते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन और है कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्या होता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, और हम इसको कैसे निकालेंगे। तो वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए यू नो दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ कार्टेशियन सिस्टम and let us take Q1 charge is located at this point and Q2 charge is located at this point. Okay, and this is your origin. तो let us take Q1 का पोजीशन वेक्टर है ये, इसको हमने मार्क कर दिया R1 से। Q2 का पोजीशन वेक्टर है ये, इसको हमने मार्क कर दिया R2 से। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगा बिटवीन Q1 एंड Q2? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होना चाहिए, ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट था। तो अगर हमें Q1 एंड Q2 का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो बेसिकली हम क्या करेंगे, लेट अस टेक दिस इज़ योर R। ठीक है, तो R की वैल्यू क्या आएगी? R की वैल्यू आएगी भाई, अगर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से देखें तो R प्लस R1 वेक्टर इज़ इक्वेलेंट टू R2 वेक्टर फ्रॉम ट्रायंगल लॉ। ओके, सो दिस इज़ योर ट्रायंगल लॉ। ठीक, तो यहाँ से R की वैल्यू हमारी क्या निकल करके आती है, R आता है R2 माइनस R1। तो दिस इज़ योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, तो अब इस वेक्टर के फॉर्मेट में अगर हमें कूलम्स लॉ को लिखना हो तो F वेक्टर इक्वल्स टू वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया हमारा। ठीक, Q1 हो गया, Q2 हो गया, R के प्लेस पे वी कैन राइट R स्क्वायर, या फिर हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं R2 माइनस R1, और वी कैन राइट इट लाइक दिस यूनिट वेक्टर के टर्म्स में। ठीक है, कि फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ दिस यूनिट वेक्टर, या अलॉन्ग द लाइन हम यहाँ पे कह सकते हैं। अच्छा, R को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इस टाइप से भी मार्क किया जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 का स्क्वायर एंड R वेक्टर। तो वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस। अगर हमने मैग्नीट्यूड वाइज किया है, वन मोर ऑप्शन वी हैव, यू नो दैट यूनिट वेक्टर इज़ नथिंग बट वेक्टर R divided by its magnitude. Okay, so we can also write it like this: F vector equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R cube and R vector. तो this is your Coulomb's law as well in vector form. तो अगर वेक्टर फॉर्म पूछी जाती है कूलम्स लॉ की तो उसको कई तरीके हैं उसको लिखने के। तो वेक्टर फॉर्म में कभी भी ऑप्शंस, अगर MCQ टाइप क्वेश्चन है या किसी कंपटीशन का क्वेश्चन है, तो वेक्टर फॉर्म मार्क करने से पहले हमें वो सारी चीज़ें कंफर्म कर लेनी है कि ये किस फॉर्म में आ सकता है। ये इस फॉर्म में भी आ सकता है, इस फॉर्म में भी आ सकता है, और सेम एज़ ये वाला इस फॉर्म में भी आ सकता है। ओके, सो वी हैव 3 डिफरेंट फॉर्म्स इन दिस केस। इस चीज़ का हमें यहाँ पे
ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ अभी और है, नेक्स्ट केसेस, कि जैसे अभी जो हमने कूलम्स लॉ का फॉर्मूला पढ़ा है, दैट फार्मूला इज़ वैलिड फॉर फ्री स्पेस या वैक्यूम हो या एयर हो। ठीक है, तीनों केसेस में F का जो फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हम यूज़ करते हैं। ठीक, अब इसी केस में अगर कोई और मीडियम प्रेजेंट हो, और मीडियम का मतलब है कि जैसे एयर के अलावा अगर कुछ और प्रेजेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन से दैट फॉर एनी अदर मीडियम। अदर मीडियम मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे चार्जेस एयर वैक्यूम के अलावा कहीं और हों। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक मीडियम कंसिडर कर लिया, लेट अस टेक दिस इज़ योर एक कंटेनर है और इसमें ऑयल फिल्ड है। ठीक है, और इस ऑयल फिल्ड वाले उसमें जो है दो चार्जेस हमने प्लेस कर रखे हैं, Q1 Q2, और डिस्टेंस बिटवीन द टू इज़ R। ठीक, अब बिकॉज़ ये पूरा सिस्टम जो है ये दूसरे मीडियम में प्लेस किया हुआ है हमने, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब ना तो ये हमारा फ्री स्पेस है, ना वैक्यूम है, ना एयर है, तो कोई और अगर मीडियम है तो इन दैट केस फार्मूला विल बी डिफरेंट। ठीक है, उसमें क्या होता है कि सिर्फ हम एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर देते हैं। दिस एप्सिलॉन इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक, तो अब फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज़ एक्चुअली इक्वेलेंट टू एप्सिलॉन R टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज़ इक्वेलेंट टू दिस, where that is called, तो एप्सिलॉन R का फॉर्मूला हो जाता है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन R इज़ रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, we are calculating permittivity of medium with respect to air, तो that's why epsilon r is called relative permittivity। ठीक है, तो अगर relative permittivity in case define करने के लिए आती है तो what we can say that कि relative permittivity is actually a ratio of permittivity of medium to permittivity of air। okay, so that is the definition of relative permittivity। मीडियम मीन्स वही ऑयल, एयर मीन्स वैक्यूम, और स्पेस फ्री स्पेस और एयर कुछ भी हो सकता है। तो एप्सिलॉन आर इज़ इक्वेलेंट टू दिस, तो वी कैन ऑल्सो राइट द फॉर्मूला लाइक दिस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो दिस फार्मूला इज़ फॉर इन एनी अदर मीडियम। अदर मीडियम मीन्स अगर फ्री स्पेस वैक्यूम और एयर के अलावा कोई और मीडियम होता है देन वी विल यूज़ दिस फार्मूला। ठीक है, नाउ आप कंपेयर करते हैं कि दोनों फार्मूलाज में डिफरेंस क्या था। एयर वाला जो फार्मूला है वो था हमारा ये एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये फार्मूला था, और ये एयर के लिए है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिकली दोनों में अगर डिफरेंस हम देखें यहाँ पे, तो इसको मैं M से मार्क कर देता हूँ, दैट मीन्स मीडियम, एंड दिस इज़ योर A फॉर एयर। ठीक है, तो दोनों का अगर मैं रेशियो लूँ यहाँ पे, तो FM और अपॉन में F एयर विल बी इक्वेलेंट टू 1 एप्सिलॉन R। ठीक है, हमारे पास सिर्फ ये आएगा, बाकी सब कुछ तो कैंसिल ही हो जाना है।
तो इससे एक चीज़ और पता चलती है हमें कि एफ एम जो होगा वो एफ ए अपॉन एप्साइलन आर के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये निकल करके आती है कि फोर्स इन एनी अदर मीडियम एफ एम इज़ इक्वलेंट टू 1 अपॉन एप्साइलन आर टाइम्स फोर्स इन एयर बिटवीन द सेम सिस्टम्स। मतलब सेम सेट ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस अगर सब कुछ सेम है, तो अगर उसी सिस्टम को उठा करके हम किसी, जैसे मान लो एक ये सिस्टम था हमारे पास Q1 Q2 डिस्टेंस R, ये यहाँ पे एयर में प्लेस था। ठीक, इसको उठा करके हमने प्लेस कर दिया ऑयल में और यहाँ पे हमने मीडियम ले लिया ऑयल। तो अब इसमें जो फोर्स होगा और इसमें जो फोर्स होगा उसमें 1 अपॉन एप्साइलन आर टाइम्स का डिफरेंस हो जाएगा। मतलब फोर्स एयर में ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एयर में ही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है, अदरवाइज़ फिर दूसरे और मीडियम में जाने पे वो फोर्स वीक हो जाता है। तो अगर किसी भी चार्ज के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक करना है तो हमें उसका मीडियम चेंज करने की ज़रूरत है। हम जितना ज़्यादा रिलेटिव परमिटिविटी वाला मीडियम सप्लाई करेंगे, फोर्स उतना ही ज़्यादा कम होता चला जाएगा। तो ये एक तरीका है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंट्रोल करने का जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उसका मीडियम चेंज करके हम फोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो हमें पता होना चाहिए। अब बात आती है परमिटिविटी की। परमिटिविटी बेसिकली होता क्या है कि किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कितना स्मूथली पास हो सकते हैं। भाई इसके नाम से देखिए, परमिट, यहाँ पे लिखा हुआ है परमिट, परमिटिविटी। तो बेसिकली कोई भी मीडियम चार्जेस को कितनी हद तक अलाउ करेगा टू पास थ्रू इट, दैट प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम इज़ कॉल्ड परमिटिविटी। तो उसको हम एक नंबर से डिनोट करते हैं। जैसा कि हमें पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसेस 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सिमिलरली और अदर मीडियम्स की भी परमिटिविटी होती है। जैसे अगर हम रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात करें, परमिटिविटी की, तो वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी 81 होती है, दैट इज़ फॉर वाटर। तो इस 81 का यूज़ करके हम एप्साइलन निकाल सकते हैं। भाई एप्साइलन इज़ इक्वलेंट टू व्हाट, एप्साइलन आर मल्टीप्लाइड बाई एप्साइलन नॉट। ठीक है, तो ये हमें पता है, ये हमें पता है, तो दोनों का यूज़ करके हम एप्साइलन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है हम नेक्स्ट क्लास में इसमें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमें इतना ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने दो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। एक है इन केस ऑफ एयर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और दूसरा है इन केस ऑफ मीडियम दैट इज़ योर एप्साइलन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस एप्साइलन को हम ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ हमें और ध्यान देने वाली बात है कि इस एप्साइलन आर को कुछ क्वेश्चंस में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी मेंशन्ड है तो दैट मीन्स हमें एप्साइलन आर गिवन है न्यूमेरिकल्स में। और अगर डायरेक्टली लिखा हुआ है रिलेटिव परमिटिविटी इज़ दिस, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दिया हुआ है तो भी दैट मीन्स यही है कि हमें रिलेटिव परमिटिविटी मेंशन्ड है। तो चाहे वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखा हो न्यूमेरिकल्स में या रिलेटिव परमिटिविटी लिखा हो, वो दोनों टॉपिक्स जो हैं वो एक ही हैं। ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो हमें पता होना चाहिए। ये दो फार्मूलाज अगर हमें पता है तो हम किसी भी टाइप की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टाइप की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ क्लास। करूँगा तो वो परमिटिविटी में अभी